खतरों के खिलाड़ी ओशो। गुरु प्रेमियों, गुरु स्टोरीज के 2 अन्य एपिसोड जिनके शीर्षक हैं करुणा सागर ओशो के 3 प्रसंग एवं जब ओशो की जान खतरे में पड़ी में आप सुन चुके हैं कि कैसे कई बार ओशो का विरोधियों से आमना सामना हुआ और कैसे हर बार उन्होंने निडर होकर शांति के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। आज की गुरु स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार है। दिनांक 20 से 23 अगस्त 1970 को पंजाब के अलग अलग स्थानों पर शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें ओशो का प्रवचन रखा गया था। दरअसल इस शिविर का पूरा भार ओशो पर टिका हुआ था। उन दिनों ओशो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। पूरे देश में उनकी छवि सीधा, साफ और सटीक बोलने वाले व्यक्ति की थी। ओशो अपने भाषणों द्वारा घिसे पिटे मान्यताओं, धार्मिक पाखंड, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों एवं लचर व्यवस्था पर तीखा प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण कई राजनीतिक दल एवं धार्मिक संस्थाएं उनके खिलाफ हो गए थे। ओशो के प्रवचन ने देश के युवाओं में क्रांति ला दी थी। लुधियाना आने से पूर्व ओशो देश के अलग अलग शहरों में प्रवचन देते आ रहे थे, जहां उन्होंने भारत की कमजोरियां और सुधार की आवश्यकता पर खासा जोर दिया था। ओशो के प्रवचनों का मुख्य विषय लयबद्ध जीवन जीने का सही तरीका, समाज और सत्य, नए समाज की संभावना और आधुनिक समाज में युवाओं के योगदान पर था। ओशो के प्रवचनों ने देश के युवाओं में क्रांति ला दी थी। देश का युवा अब जागने लगा था। शिविर से कुछ ही दिन पूर्व अमृतसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने यह ऐलान किया था कि अगर आचार्य रजनीश पंजाब आते हैं तो उन्हें वहां शिविर नहीं करने दिया जाएगा। उन दिनों श्री केपीएस गिल साहब पंजाब पुलिस के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। केपीएस गिल, जिनका पूरा नाम कंवरपाल सिंह गिल था, एक बड़े ही कड़क ऑफिसर थे और उनकी कार्यशैली बड़ी प्रभावी थी। जब गिल साहब तक इस बात की खबर पहुंची तो उन्होंने लुधियाने में पुलिस प्रबंध मजबूत कर दिया। वे स्वयं ओशो के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें निजी तौर पर जानते थे। ओशो 20 अगस्त 1970 को सुबह 5 बजे ट्रेन द्वारा बॉम्बे से लुधियाना पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सुबह का प्रवचन कृषि विश्वविद्यालय में रखा गया था, जो बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुआ। शाम के प्रवचन का शीर्षक था समाजवाद से सावधान, जो पुनः अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। इसी दौरान ओशो को लगातार धमकियां मिल रही थी, पर सभी को पुलिस व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। शिविर का मुख्य आकर्षण 23 अगस्त 1970 को दशहरा मैदान लुधियाने में रखा गया था। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। आमूमन ऐसा ही होता था। जहां भी ओशो का प्रवचन होता था, वहां ऐसी भीड़ का जमा होना आम बात थी। पुलिस व्यवस्था भी तगड़ी थी। पुलिस ने पूरे मैदान को घेर रखा था। अपनी पैनी नजरों से पुलिस हर व्यक्ति का निरीक्षण कर रही थी। केपीएस गिल साहब स्वयं प्रबंधन में लगे हुए थे और व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व जो भाड़े पर नारे लगाया करते थे, गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस ने धमकियों को गंभीरता से लिया था। खतरा बड़ा था। माहौल तनावपूर्ण था। ओशो नहीं चाहते थे कि स्टेज के आसपास पुलिसकर्मी तैनात हो, अतः पुलिस ने मैदान को घेरा हुआ था। बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया गया था ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ठीक समय पर ओशो मैदान में पधारे। सफेद शॉल
और लुंगी पहने जैसे ही वे स्टेज पर चढ़े कि करीब 50,000 दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन किया। कई लोग आचार्य रजनीश जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगा रहे थे। व्यवस्था की दृष्टि से स्टेज से 200 मीटर की जगह को खाली छोड़ा गया था। आयोजकों के आरंभिक भाषणों के बाद ओशो को बोलने का अवसर मिला। जैसे ही ओशो ने अपना पहला वाक्य मेरे प्रिय आत्मन कहा कि लोगों की तालियों से पूरा लुधियाना गूंज उठा। तालियां बजती ही रही। लोगों में अत्यधिक उत्साह था। अंततः जब तालियां रुकी तब ओशो ने आयोजकों से पूछा कि स्टेज के सामने खाली जगह छोड़ने से क्या लाभ, जब बहुत सारे लोग मैदान के बाहर जमा हो रहे थे। स्टेज से ही ओशो ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे स्टेज के करीब आ जाएं ताकि और लोग मैदान में आ सकें। यह सुनते ही कई युवा दौड़ पड़े और स्टेज के बेहद करीब आकर बैठ गए। अचानक बैठने की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई। पंक्तियां भी बिखर गई थी। जब लोग थोड़े शांत हुए तब ओशो ने अपना प्रवचन आरंभ किया। ओशो हमेशा की तरह धारा प्रवाह बोल रहे थे और लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहे थे। उस दिन के क्रांतिकारी प्रवचन में ओशो ने कई संवेदनशील विषयों को छुआ, जिनमें भारत और अन्य विकासशील देश, गौहत्या, मांसाहार और शाकाहार, नीति अनीति इत्यादि थे। इसी दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ओशो ने भारत में शराब की पाबंदी और उसे अनीति से जोड़ने पर अपने विचार रखे। ओशो यह कह रहे थे कि भारत ने अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया है और उसे अपनी उपलब्धि मान बैठा है। जहां भारत में सामान्यतः पश्चिमी सभ्यता में व्याप्त शराब सेवन को हीन दृष्टि से देखा जाता है और अनीति कहा जाता है, वहीं हम भूल कर जाते हैं कि पश्चिमी देश हमसे कई ज्यादा विकासशील और प्रगतिवान हैं। ओशो का कहना था कि शराब सेवन का नीति और अनीति से कोई संबंध नहीं है। ओशो का कहना था शराब पीना एक निजी कृत्य है। हर व्यक्ति को इसका अधिकार है कि वह अपने जीवन को अपने ढंग से जिए, भले ही वह शराब सेवन करता हो या सिगरेट सेवन। गुरु प्रेमियों, यहां यह बताना जरूरी है कि ओशो एक खास विषय पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि शराब पाबंदी से लोगों में शराब के प्रति आकर्षण बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप काला बाजारी बढ़ी है। बजाय इसके कि भारत सरकार शराब पर पाबंदी लगाती, अगर वह अच्छे किस्म की शराब का उत्पादन करे तो उससे ज्यादा लाभ होंगे और नुकसान कम। उनका कहना था कि चूंकि पश्चिमी सभ्यता में शराब सेवन को मान्यता है, व्यक्ति छुप छुप कर शराब नहीं पीता। वह एक सोशल इवेंट है या एक सामाजिक घटना है, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। जहां पश्चिम का एक कर्मचारी अपने प्रबंधक के साथ मिलकर शाम को शराब पीता है और अगले दिन काम पर लौटकर और अच्छा कार्य करता है, वहीं भारत में व्यक्ति घुटता जा रहा है। गुरु प्रेमियों, यहाँ ओशो उस समय की भारत सरकार के दोगले रवैये पर टिप्पणी कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर ओशो ने बताया कि अच्छी किस्म की शराब और सही मात्रा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि टॉनिकों में शराब का उपयोग होता है। ओशो का जोर इस पर था कि शराब को नीति अनीति से जोड़ना गलत होगा। उदाहरण के तौर पर ओशो ने बताया कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां बेहद ठंड पड़ती है। इन देशों में शराब सेवन एक आवश्यकता है। गुरु प्रेमियों, हम यहां बता दें कि ओशो का जोर शराब सेवन पर नहीं था, बल्कि वे यह कह रहे थे कि सरकारों का रवैया नकारात्मक रहा है। ओशो का कहना था कि हम हमारी उपलब्धियों पर कम
और दूसरों की कमजोरियों से अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हैं। यह दृष्टिकोण नेगेटिव है या नकारात्मक है? ओशो ने इस बात पर जोर दिया, बजाय इसके कि हम खराब शराब पीने से नुकसान पर ध्यान दें, हमें उच्च कोटि की शराब विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। ओशो का कहना था कि जब तक शराब पीने वाला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक उसके निजी जीवन में दखल देना सही नहीं होगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ओशो एक के बाद एक मजबूत तर्क दे रहे थे कि अचानक भीड़ में एक सिरफिरा खड़ा हो गया और चिल्लाकर ओशो से प्रश्न पूछने लगा, जिसके फलस्वरूप प्रवचन में व्यवधान पड़ा। सिरफिरे ने ओशो से पूछा, आप शराब की तरफ से इतना बोल रहे हैं, अवश्य ही आप शराब पिए बैठे होंगे। तब ओशो ने जवाब दिया, हाँ सही है, मैं 24 घंटे शराब पिए बैठा हूं, पर शराब मैंने अच्छी किस्म की खोज ली है, जिसे दुकानों से खरीदना नहीं पड़ता। ओशो के ये कहते ही कई लोग अचानक खड़े हो गए और चिल्ला चोट करने लगे। वे सभी असामाजिक तत्व थे और ओशो के कार्यक्रम में व्यवधान डालने के मंशा से आए थे। इसके पहले कि अन्य लोग समझ पाते कि क्या हो रहा था, माहौल पूरी तरह बिगड़ गया था। ओशो विरोधियों का वह समूह तेजी से मंच की तरफ बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते करीब 20-25 लोग अचानक मंच पर चढ़ गए और धक्का मुक्की करने लगे। सिरफिरा अब ओशो के बेहद करीब था। वह बड़ी उद्दंडता से ओशो से बात कर रहा था और कई प्रश्न पूछ रहा था। जवाब में ओशो ने जो कहा वह माइक द्वारा पूरा लुधियाना का ग्राउंड सुन पाया। ओशो ने कहा, आप मेरी बात सुन लें, आपको न पीनी हो तो आप न पिएं, पर मेरी बात पूरी सुन लें, आप लिखकर बात भेज दें। ओशो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आप पूरी बात लिखकर भेज दें, मैं जरूर जवाब दूंगा, परंतु असामाजिक तत्वों की मंशा ओशो के कार्यक्रम में व्यवधान डालना था और वे वही कर रहे थे। तब तक मैदान में काफी अफरा तफरी हो गई थी। इसी दौरान ओशो सबको संभालते रहे। वे बीच बीच में उपद्रवियों से बातचीत भी कर रहे थे, साथ ही मंच से अनुरोध कर रहे थे कि सभी अपनी जगह बैठ जाएं। अब तक उपद्रवी पूरे मंच पर कब्जा कर चुके थे और ओशो विरोधी नारे लगा रहे थे। सिरफिरा चीखता हुआ बोल रहा था, यह व्यक्ति हिंदू धर्म विरोधी है, हम इसे यहां कतई बोलने न देंगे। अब तक कई ओशो समर्थक भी खड़े हो गए थे। मैदान में अव्यवस्था फैल चुकी थी। पुलिस जो मैदान को घेरे खड़ी थी, स्टेज तक पहुंचने में असमर्थ थी। असामाजिक तत्वों ने स्टेज पर कब्जा कर लिया था। अचानक एक सिरफिरा बढ़ा और ओशो के माइक को लेकर मंच से कूद गया, जिसके कारण माइक का तार टूट गया। दूसरे ने पीछे का पर्दा फाड़ दिया। इसी दौरान ओशो विरोधी स्टेज पर खड़े होकर आचार्य रजनीश वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। अब ओशो मंच पर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। विरोधियों ने उनका घेराव कर लिया था, परंतु इस स्थिति में भी ओशो शांत मुद्रा में बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे, हालांकि उनकी जान को भी खतरा था। स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई थी। अब तक ओशो के कुछ मुट्ठी भर समर्थक और आयोजक स्टेज पर चढ़ गए थे, पर संख्या में वे अभी भी कम थे। तभी एक सिरफिरा चिल्लाकर बोलने लगा, भाइयों और बहनों, हम यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे धर्म का अनादर करे। यह व्यक्ति देश भर में जहर घोलने का कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। ओशो की तरफ देखता हुआ वह व्यक्ति बोला, आचार्य रजनीश, वापस जाओ। तब तक ओशो समर्थकों के सब्र का बांध टूट चुका था। लोग काफी नाराज हो गए थे। ओशो समर्थक का एक टुकड़ा
स्टेज पर चढ़ा और उस व्यक्ति को उठाकर नीचे ले आया। अब तक काफी लोग स्टेज पर चढ़ गए थे और असामाजिक तत्वों को काबू में कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इन सब के बीच ओशो निश्चिंत नजर आ रहे थे। कुछ समर्थकों ने ओशो के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया था। जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तब ओशो बोले, अगर किसी मित्र को मेरे किसी बात से आपत्ति है तो वह चिट्ठी द्वारा मुझे सूचित करे। मैं यहीं इसी वक्त आपके सभी सवालों का उत्तर दूंगा। यह कहते हुए उन्होंने आयोजकों को इशारा किया कि वे चिट्ठियां लेना प्रारंभ कर दें। इसी बीच जब पुलिस उपद्रवियों को पकड़कर भीड़ के बीच में से थाने ले जा रही थी, तभी कई लोगों ने उन्हें पीटकर अपना हाथ साफ किया। लोग काफी नाराज थे। कई माताएं रोने लगी थी। किसी को भी अपने चहेते आचार्य रजनीश के साथ इस तरीके के बर्ताव की उम्मीद न थी। बहरहाल व्यवधान के बावजूद ओशो ने अपना प्रवचन जारी रखा। कार्यक्रम के पश्चात ओशो जब मैदान से निकले तो उन्हें लोगों ने घेर लिया। सभी उनके करीब आना चाह रहे थे। कई लोग उन्हें पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। मैदान छोड़ने में उन्हें काफी वक्त लगा। करुणा के सागर ओशो एक एक व्यक्ति को गले लगाकर आश्वासन दे रहे थे। मैदान से गेस्ट हाउस पहुंचने में ओशो को काफी वक्त लगा। कुछ ही देर में गिल साहब भी गेस्ट हाउस पहुंच गए। ओशो की मुस्कान को देखकर गिल साहब खिल उठे। वे ओशो के कार्य करने की प्रणाली से भली भांति परिचित थे, अतः कुछ बोलने को शेष न था। ओशो उसी रात ट्रेन से दिल्ली लौट रहे थे। कुछ देर की चर्चा के बाद गिल साहब ने यह प्रस्ताव रखा कि पुलिस की लाल बत्ती गाड़ी उन्हें गेस्ट हाउस से रेलवे स्टेशन तक ले जाएगी, जिसे ओशो ने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसी रात 11 बजे ओशो अपने 2 साथियों के साथ एम्बेसडर कार में रेलवे स्टेशन पहुंचे, परंतु उनके विरोधी वहां भी पहुंच गए। पूरे रेलवे स्टेशन के बाहर ओशो को काले झंडे दिखाते हुए लोग उनके विरोध में नारे लगा रहे थे। ओशो की कार को आता देख विरोधियों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। ओशो के साथियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे पुलिस की सहायता ले लें। जवाब में ओशो मुस्कुरा दिए और निडर होकर कार से नीचे उतर गए। ओशो विरोधी उनकी कार पर थाप कर अपना विरोध जताने लगे। अपने चिर परिचित अंदाज में ओशो हाथ जोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए अपने विरोधियों के बीच से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चले। जहां विरोधी आचार्य रजनीश हाय हाय, आचार्य रजनीश वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, वहीं ओशो बीच बीच में अपनी माला से एक हाथ फूल निकालकर विरोधियों पर वर्षा कर रहे थे। ओशो के सभी समर्थक प्लेटफॉर्म पर जमा थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो वे सभी विरोधियों के बीच आ गए और काफी नारेबाजी हुई। अब तक काफी ओशो समर्थक इकट्ठा हो गए थे और जोरों से आचार्य रजनीश जिंदाबाद, आचार्य रजनीश अमर रहे के नारे लगा रहे थे। अंततः विरोधी भाग खड़े हुए। तब तक काफी बारिश शुरू हो गई थी। ट्रेन के छूटने का समय हो रहा था। आखिरकार वह समय भी आ गया। छूटते हुए ट्रेन से ओशो ने दरवाजे पर खड़े होकर सबको दर्शन दिया और मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। सभी ने अश्रुपूरित नेत्रों से ओशो को विदा किया। गुरु प्रेमियों, कहते हैं ना, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। तब किसे मालूम था कि यह कार्यक्रम ओशो का पंजाब का आखिरी कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। इस घटना के पश्चात ओशो ने अमृतसर और चंडीगढ़ के 2 कार्यक्रम निरस्त कर दिए। उधर असामाजिक तत्वों ने
एक धार्मिक संस्थान के साथ मिलकर पंजाब सरकार से अपील की कि ओशो को पंजाब आने से प्रतिबंधित किया जाए और उनसे लिखित में माफीनामा लिया जाए, जिसे पंजाब सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि ओशो के आखिरी कार्यक्रम में इस तरीके की घटना घटी। इस पर अपने कुछ खास शिष्यों के साथ चर्चा करते हुए ओशो ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस युग में ऐसी घटना घट सकती है। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि कार्यक्रम में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, परंतु इस बात का है कि इतने बड़े समूह के सामने कुछ चंद मुट्ठी भर स्वार्थी लोग ऐसा करने का दुस्साहस कर सकते हैं। जब किसी ने ओशो से पूछा कि ऐसी परिस्थिति में और क्या किया जा सकता था, ओशो का जवाब था कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या किया जा सकता था, महत्वपूर्ण यह है कि कोई सोच सका कि ऐसा हो सकता है। ओशो का इशारा अच्छे लोगों के निष्क्रियता पर था। ओशो ने कहा था कि देश में निडरता का माहौल होना चाहिए, व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। ध्यानी वही होता है जो निडर होता है और हर परिस्थिति का निर्भीक होकर सामना करता है। ओशो ने कहा था, मैं वैसा ही मानव बनाने में लगा हूं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।